घर से लंबे समय तक दूर रहना किसी वारिस के लिए एक ऐसा मौका होता है जिसका उसके दुश्मन फायदा उठाकर उस पर वार कर सकते हैं। सलीना की ओस्वाल्डो से कानूनी शादी नहीं हुई थी और उसने पति के लिए पत्नी होने के नाते जो कर्तव्य निभाने चाहिए वे भी पूरे नहीं किए थे। अगर उसकी वजह से उसे किसी भी तरह का नुकसान या तकलीफ होती तो सलीना को अपराधबोध होता। उसने सिर झुका लिया और खाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी आंखों में क्षण भर की चिंता झलक गई। जैसे ही ओस्वाल्डो हॉल में दाखिल हुआ उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी कुछ उदास सी लग रही है। उसकी आंखों में हल्की सी ठंडी परछाई उतर आई। ओस्वाल्डो उसके पास आया और बेहद नरमी से पूछा, क्या हुआ? सलीना कुछ पल के लिए चौंकी, फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, अगर तुम्हें समय मिले तो तुम्हें घर अधिक बार जाना चाहिए। वह मुस्कुराई, मेरे बारे में मत सोचो। क्रीफिया की समस्या का मुझ पर कोई असर नहीं है। ओस्वाल्डो ने अपनी गहरी काली आंखों से उसे सीधे घूरा। सलीना शायद प्रेम में नहीं थी, लेकिन समझदार जरूर थी। अगर वह कोई सीमा पार करता, इवन छोटी सी भी, तो सलीना तुरंत उससे दूर हो जाती और सतर्क होकर दूर से देखती कि वह आगे क्या करेगा, बिल्कुल किसी डरे हुए बिल्ली के बच्चे की तरह। ओस्वाल्डो इस बात से वाकिफ था। अगर उसने कभी उसे पाने या उससे प्रेम जताने की कोशिश की तो वह तुरंत भाग जाती और फिर कभी उसे पास आने का मौका न देती। वह छोटी सी जिद्दी लड़की जो उसे अंदर तक झकझोर देती थी, उसे तब भी कांपते बर्फ पर चलने जैसा महसूस कराती थी जब वह बस उसका ख्याल रखना और उससे प्यार करना चाहता था। ओस्वाल्डो ने उसे देखा और जब समझ गया कि वह सिर्फ उसकी चिंता कर रही है तो उसने हल्की मुस्कान दी। मेरे और कोई भाई बहन नहीं है और मेरी माँ का ख्याल मेरे पिता रखते हैं। सलीना अब भी उसे देख रही थी। उसने सपाट स्वर में जोड़ा, मैं घर जाऊंगा तो मुझे पसंद नहीं किया जाएगा। उसे बस सलीना की चिंता करनी थी और वह सिर्फ उसी की चिंता करना चाहता था। सलीना के पास जवाब ही नहीं था। क्या सचमुच वह घर गया तो नापसंद किया जाएगा? ऐसा क्यों? अनजाने में उसने हैटी की ओर देखा। हैटी ने कुछ देर गंभीर नज़र से ओस्वाल्डो को देखा, फिर होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए सिर हिलाया। ये सच है सलीना। सबको पता है कि ओस्वाल्डो के माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुमने ओस्वाल्डो को अपनाया नहीं तो शायद उसके पास हमेशा अपना घर न हो। आदमी फिसलन भरे सांप जैसे होते हैं, लेकिन स्तर अलग अलग होते हैं। और ओस्वाल्डो स्पष्ट रूप से पिरामिड की चोटी पर खड़ा था। सबसे जरूरी ये था कि वह सचमुच सलीना को पसंद करता था, उससे प्यार करता था और उसका सम्मान भी। जबकि सलीना को शायद इस बात का एहसास भी नहीं था कि वह ओस्वाल्डो को जिस नज़र से देखती थी वैसी नज़र किसी और के लिए कभी नहीं होती। हैटी ने ये सब इसलिए कहा था ताकि ओस्वाल्डो की मदद हो सके, क्योंकि उसे लगा कि सलीना भी उसे पसंद करती है। सलीना को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। ओस्वाल्डो ने प्यार से उसके माथे को छुआ। उसकी आवाज़ में हल्की सी आत्म चुटकी और करुणा झलक रही थी। वह मुस्कुराया, इस साल क्रीफिया में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे शायद अगले कुछ महीनों तक यहीं रहना पड़े। क्या मेरी लेडी को भी बुरा लगेगा कि मैं बार बार घर आऊं? सलीना हंसी और उसकी मुस्कान में मिठास की आभा थी। नहीं, मैं खुश हूं कि मैं तुम्हें हर दिन देख सकती हूं। जब तक उसकी इच्छाएं ऐसी न हो जिन्हें वो पूरा न कर सके और उसका होना ओस्वाल्डो के लिए बोझ न बने, वे अच्छे दोस्त बन सकते थे। उसने हाथ उठाकर ओस्वाल्डो की ठुड्डी छुई। कितना खूबसूरत चेहरा था उसका। अगर वह केवल देखने लायक ही क्यों न हो, फिर भी हर दिन उसकी सूरत देखना अच्छा ही लगता। शुद्ध प्रशंसा भरी नज़र से उसे देखते हुए वह मुस्कुराए और बोली, चाहे तुम कितने भी व्यस्त रहो, समय पर खाना खाना मत भूलना। यही तुमने मुझे कहा था। तुम्हें भी याद रहना चाहिए। ओस्वाल्डो की मुस्कान और गहरी हुई। उसने सिर हिलाया और अपनी प्यारी पत्नी के साथ खाने की मेज पर बैठ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोपहर का खाना खाने के बाद सलीना ओलिम्पस ग्रुप पहुंची। ठीक समय पर लूक ऑफिस आया और जैसे ही सलीना लिफ्ट से बाहर निकली, उसकी नज़र उससे टकरा गई। लूक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई।
उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि इतनी मेहनती बॉस होने के कारण वह काफी दबाव में है। लेडी सेलिना, आपके पति को कंगाल होने में अभी 1000 साल लगेंगे। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। उसने आंख दबाकर इशारा किया कि वह सच कह रहा है। सेलिना ने हल्की सी सांस छोड़ी, कोई और रास्ता नहीं। लूक उसके पीछे ऑफिस में चला आया और उत्सुक होकर पूछा, क्यों? मुझे उसके पारिवारिक खजाने तक पहुंचने में अभी 1000 साल लगेंगे। मुझे थोड़ा और मेहनती होना पड़ेगा। लूक चुप रह गया। सेलिना ने हाथ में पकड़ा गेम प्रोजेक्ट डेस्क पर रखा, फिर गंभीर चेहरा बनाकर लूक से बोली, उसके पास बहुत पैसा है और मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर मैं अब मेहनत नहीं करूं और कल को उसे कोई और पसंद आ गई तो? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो? लूक समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। उस आदमी ने अपनी पत्नी के दिमाग में कौन से खतरनाक ख्याल डाल दिए थे। सेलिना ने भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, और फिर मैं उसके पैसों पर हमेशा कैसे निर्भर रह सकती हूँ? मैं भी उसके लिए कुछ कर सकती हूँ, है न? लूक ने आगे सवाल न करना ही बेहतर समझा। अगर वह और पूछता तो शायद सेलिना उसे पीट देती। अचानक उसकी नज़र टेबल पर पड़े प्रोजेक्ट पर गई और उसने उत्सुकता से पूछा, क्या ये रिडल ग्रुप का गेम प्रोजेक्ट है? सेलिना को इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इतनी आसानी से कैसे मिल गया? क्या रिडल ग्रुप के लोग इतने बेवकूफ़ थे या सेलिना ही बहुत चालाक? सेलिना के लाल होठों पर हल्की मुस्कान आई। मुझे यह अच्छा लग रहा है। इससे अच्छा मुनाफा होगा। लूक ने फाइल पलटी और सरसरी नज़र से देखी। जिस चीज़ को सेलिना सही मान ले, वह निश्चय ही काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन दिक्कत ये थी, इसे लॉन्च कब करने का प्लान है? जितनी जल्दी हो सके। सेलिना की गहरी आंखों में हल्की ठंडक झलकी। अंतर्राष्ट्रीय सेंस कॉम्पिटिशन से पहले। लूक ने गंभीर चेहरा बनाकर उसे देखा। लेडी सेलिना, क्या आपने सचमुच फैसला कर लिया है? सेलिना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, जैसे समझ ही न पा रही हो कि उसने ये सवाल क्यों किया। लूक ने सामने बैठी महिला को घूरा। सेलिना हमेशा शांत और सुरुचिपूर्ण दिखती थी, लेकिन उसके अंदर ठंडापन और निर्दयता भी काफी गहरी थी। तुम्हारी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी रिडल ग्रुप में लगा दी, और एक बार यह गेम लॉन्च हुआ तो शायद वह ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। आखिरकार रिडल ग्रुप सेलिना की मां की मेहनत का नतीजा था। सबको लगता था कि सेलिना उस ग्रुप को फिर से चमकाने की कोशिश करेगी। उसके पास काबिलियत और संसाधन दोनों थे, और ओलिम्पस ग्रुप का साथ होने पर यह मुश्किल भी नहीं था। लेकिन उसने वही दर्द बांटना चुना, अपने परिवार की तरह उस ग्रुप को भी बर्बादी की ओर जाने दिया। लूक को ये तरीका अविश्वसनीय और सबसे बढ़कर अफसोसनाक लगा। भले ही उसे सेलिना का परिवार पसंद नहीं था, लेकिन खून का रिश्ता तो सेलिना का उनसे था। और अजीब बात ये थी कि सेलिना अपने पिता के प्रति उनसे भी ज्यादा ठंडी और निर्दयी थी। ना कोई इल्जाम, ना कोई हमदर्दी। लूक को लगता था कि सेलिना का खुफिया से जुड़ी हर चीज के प्रति रवैया हमेशा उदासीन रहा है। उसे सिर्फ बदला लेने वाली या दर्शक कहना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह जितनी नर्म थी उतनी ही बेरहम भी, और इतनी उलझी हुई कि उसका वर्णन करना मुश्किल था। सिर्फ रिडल परिवार ही नहीं, बल्कि ओस्वाल्डो के प्रति भी वह ऐसे पेश आती थी जैसे जब चाहे उन्हें छोड़ सकती हो। ऐसी बेरुखी और निर्दयता, कहीं ओस्वाल्डो को किसी दिन वह छोड़ न दे। सेलिना ने सीधे इस युवा बॉस की ओर देखा, जिसकी कम उम्र में ही काफी ख्याति थी। लूक की आंखें बेहद आकर्षक थीं। औरतें उसकी पहली नज़र में ही मोहित हो जाती थीं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो उन आंखों में पैना नुकीलापन झलकता था। सेलिना ने धीरे से कहा, किसने कहा कि रिडल ग्रुप दिवालिया हो जाएगा? लूक की आंखों में उत्सुकता की हल्की सी चमक आई। ओह, लिए ऐसा होने नहीं देगी। सेलिना का स्वर बेहद हल्का था। ये नाटक तो बस अल्बर्टो को कुर्सी से हटाने के लिए है। अल्बर्टो 10 साल से ज्यादा समय से उस जगह बैठा था। उसे बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, और उससे ज्यादा निर्दयी सजा क्या होगी कि उसे उसी बेटी के हाथों अपमानित होना पड़े जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता और भरोसा करता था।
लूक ने सीधा पूछा, अगर लिया नाकाम हो गई तो? वह जानना चाहता था कि सलीना के दिल में अब भी रिडल ग्रुप के लिए कोई लगाव है या नहीं। वह मुस्कुराया, लिया की बदनामी हो चुकी है। उसके पास जितने शेयर हैं इवन मिसेस रिडल के साथ भी एल्बर्टो से कम है। उसका अकेला सहारा इंटरनेशनल सेंस कंपटीशन है, लेकिन वह भी रिडल ग्रुप की तात्कालिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है। सलीना के होंठों पर हल्की मायावी मुस्कान आई। मिस्टर जॉर्डन को इतना यकीन किस बात का है कि लिया के पास हालात पलटने का और कोई साधन नहीं? लूक ने पलटकर मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर क्या है? क्या वॉल्सन परिवार सामने मौजूद साधन नहीं? सलीना की नज़र और ठंडी हो गई लेकिन मुस्कान बनी रही। मिसेस वॉल्सन इसी मौके का इंतज़ार कर रही थी और मैंने मदद की है। अगर अब भी वॉल्सन परिवार पीछे रहा तो ये बेकार जाएगा कि मैंने ऑस्वाल्डो को अब तक ठंडा रवैया दिखाया और उसे सीधा नहीं किया। इसके अलावा लिया के पास सिर्फ डोमिनिक ही नहीं था, बल्कि उसके पास सलीना की लिखी स्क्रिप्ट भी थी। वह स्क्रिप्ट ही असली चाबी थी। लिया जानती थी कि सलीना पहले ही इस ड्रामा की शूटिंग कर चुकी है और सलीना से बदला लेने के लिए लिया ज़रूर उस ड्रामा का बड़े स्तर पर प्रचार करेगी और पैसा बहाएगी। तभी असली खून खराबे वाला मैदान तैयार होगा। लूक के पास दोबारा कोई शब्द नहीं बचे। ऑस्वाल्डो तो पहले ही परेशान था। अगर हालात सचमुच बेकाबू हो गए तो उसका क्या होगा, लूक सोच भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी उसे ऑस्वाल्डो पर कोई हमदर्दी नहीं थी। उसे अपने किए की सज़ा भुगतनी ही थी। लूक को बस ये बात अजीब लग रही थी कि सलीना, जो कभी ऑस्वाल्डो की दीवानी रही थी, अब इतनी ठंडी और चालाक कैसे हो गई कि उस पर बिना झिझक साजिश कर सके। आखिर सलीना के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने दिल में गहरे जमे प्यार को इतने कम समय में बर्फ बना दिया? कोई वाजिब वजह न सूझने पर लूक ने सवाल वहीं छोड़ दिया। सलीना उसकी पत्नी नहीं थी। उसे इससे क्या फर्क पड़ता? असली हक ऑस्वाल्डो का था कि वह जाने। क्योंकि रिडल ग्रुप दिवालिया नहीं हो रहा था, उसने और दखल न देना ही ठीक समझा। उसने प्रोजेक्ट उठाया और असिस्टेंट को कहा कि R&D विभाग की मीटिंग बुलाकर गेम को जल्द से जल्द लॉन्च के लिए तैयार करें। वो लगभग सोच सकता था कि लॉन्च के दिन रिडल ग्रुप के लोगों के चेहरे कितने मज़ेदार लगेंगे। हालांकि रिडल ग्रुप को बड़ा नुकसान होगा, फिर भी वे पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कम निवेश और ज़बरदस्त मुनाफा कमाने का इससे होशियार तरीका और कोई नहीं था। लूक जब लौटा तो उसने पाया कि सलीना अब तक नहीं गई थी। वह आराम से फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के सामने झुकी हुई थी, हाथ में वाइन का गिलास लिए बाहर क्रीफिया को देख रही थी। लूक मुस्कुरा कर बोला, अगर आपके पास इतना वक्त है तो आप अपने पति के पास क्यों नहीं जाती? लेडी सलीना, बुरा ना माने, आप बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी नहीं लगती। सलीना उस सुस्त से माहौल का आनंद ले रही थी। उसने पलटकर नहीं देखा और धीमी आवाज में बोली, मिस्टर जॉर्डन, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ये साफ था कि यह सवाल उसके लिए बहुत अहम था, तभी तो वो इतनी देर से उसका इंतजार कर रही थी। लूक का चेहरा गंभीर हो गया। क्या है? सलीना ने हाथ में पकड़ी वाइन को देखा। आप रिडल ग्रुप के बारे में कितना जानते हैं? लूक चौंक गया। आप अपने पति से क्यों नहीं पूछती? सलीना ने हल्की सांस छोड़ी और बोली, ऑस्वाल्डो व्यस्त है और काफी परेशान भी दिखता है। मैं उसे इतनी छोटी सी बात से तकलीफ नहीं देना चाहती। लूक निरुत्तर रह गया। नहीं, वह तो बहुत खुश होता अगर सलीना ऐसा करती। उसने सपाट स्वर में कहा, मैं काफी समय से राजधानी नहीं गया हूँ, वहाँ की ताज़ा स्थिति मुझे ज्यादा मालूम नहीं। माफ कीजिए, मैं कोई काम की जानकारी नहीं दे सकता। सलीना ने हाथ में पकड़ा गिलास टेबल पर रख दिया, फिर मुड़ी और लूक की ओर देखा। अगर हैटी के रिश्तेदार आकर आपसे उसे वापस भेजने को कहें, तो क्या आप उसे सौंप देंगे? लूक मुस्कुराया। उसे पता था कि सलीना यहाँ बेवजह नहीं ठहरी थी और न ही रिडल परिवार का जिक्र ऐसे ही किया। लेडी सलीना, मुझे आपको याद दिलाना होगा कि आप भी रिडल परिवार की सदस्य हैं। मैं हैटी से अलग हूँ। सलीना की आवाज़ हल्की और उदासीन थी। रिडल परिवार मेरे किसी काम का नहीं।
लेकिन हैटी बचपन से वहीं पली बड़ी है। वह परिवार से करीब है और उसके रिश्तेदार एल्बर्टो के परिवार की तरह भले और मूर्ख नहीं हैं। आखिरकार ऑस्वाल्डो तो बाहरी ही था। हैटी को रिडल परिवार के चक्रव्यूह से निकाल लाना उसके लिए पहले से ही बहुत दबाव भरा था। सलीना स्वार्थी होकर उसे इतने बड़े परिवार का सामना अकेले करने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन हैटी को, जो मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, वापस सौंप देना भी। लूक की आंखों में हल्की सी चिंता झलकी। उसे समझ नहीं आया कि खुश हो कि ऑस्वाल्डो ने इतनी समझदार औरत से शादी की है, या दुखी हो कि उसकी नई नवेली पत्नी उसे पति समझती ही नहीं। लेडी सलीना, औरत के लिए ज्यादा समझदार होना हमेशा अच्छा नहीं होता। सलीना ने उसकी ओर देखा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लूक ने ईमानदारी से कहा, ये इस पर निर्भर करेगा कि सामने कौन आता है। अगर कोई हैटी के लिए बुरी नीयत से आया तो मैं उसे छूने भी नहीं दूंगा। बाकी के बारे में तो आपको अपने पति से ही पूछना होगा। सलीना ने हल्का सा सिर झुकाया और होंठ काटे। लूक बोला, लेडी सलीना, मुझे आपको एक इशारा करना चाहिए। सलीना ने उसकी ओर देखा। लूक ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अगर आप न होती तो न मैं और न ही वह हैटी की परवाह करते। ये शब्द थोड़े कठोर थे, लेकिन सच थे। हैटी का उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था। उसे बचाने का उनके पास कोई कारण नहीं होना चाहिए था। कोई भी इतना बड़ा परोपकारी नहीं हो सकता। अगर हैटी एक साधारण लड़की होती तो उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हैटी की पहचान जटिल थी। उसे बचाना मतलब रिडल परिवार के आधे लोगों को दुश्मन बना लेना। सलीना जानती थी कि लूक जो कह रहा था वो सच था। लेकिन सलीना ने टेबल से कार की चाबी उठाई और ऑफिस से बाहर निकल गई। लूक ने उसके चेहरे पर दिख रही निराशा को देखकर भौहें सिकोड़ ली। लेडी सलीना, आप लेडी हैटी की बहन हैं और साथ ही ऑस्वाल्डो की पत्नी भी। वॉल्सन परिवार के नाम पर उनका बचाव करना स्वाभाविक है। ऑस्वाल्डो को किसी को बचाते समय गुमनाम रहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो राजधानी के सभी बड़े परिवार जान जाएंगे कि नव्या रिडल की बेटी की शादी वॉल्सन परिवार में हुई है। तब बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। सलीना से बेहतर कोई नहीं जानता था कि सत्ता की लड़ाइयाँ कितनी क्रूर हो सकती हैं। एक बार इसमें फंस जाने पर इससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। सलीना ने उसकी बातों के जवाब में बस चुटकी बजाई और लिफ्ट में चली गई। उसी समय सलीना के पास वाली लिफ्ट डिंग की आवाज के साथ रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर आया और सलीना के पास से गुजर गया। लूक उस आदमी को देखकर ठिठक गया। नक्काशीदार चेहरे वाला, आकर्षण और शालीनता से भरा। ये वही लियोन था जिससे सलीना की मुलाकात ब्लूबेरी नाइट में हुई थी। लूक की स्तब्ध नजरों से मिलकर लियोन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज ठंडी थी। मास्टर लूक, मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हैं? लूक ने खुद को संभाला और एक बेतकल्लुफ अंदाज में कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर लियोन जैसे शख्स छोटे से क्रीफिया आएंगे। उसके मन में भी संदेह था। सलीना ने अभी कहा था कि रिडल परिवार से कोई आएगा और ठीक उसी समय लियोन आ गया। क्या सलीना की पहले से लियोन से मुलाकात हो चुकी थी? लूक ने अपने असिस्टेंट को चाय लाने को कहा और ऑफिस की ओर बढ़ गया। लियोन हाथ जेब में डाले उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। खामोश और विशाल ऑफिस में लियोन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं घुमाफिरा कर बात नहीं करूंगा। हैटी कहाँ है? लूक ने खुद को वाइन का गिलास भरते हुए बेपरवाह लहजे में कहा, तुम जिस बारे में पूछना चाहते हो वो सिर्फ लेडी हैटी है। लियोन की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने लूक की आंखों में घूरते हुए पलटकर पूछा, हैटी के अलावा और किसके बारे में पूछना चाहिए? लूक समझ नहीं पाया क्यों, लेकिन अचानक सलीना के लिए उसके दिल में दुख की लहर दौड़ गई। स्पष्ट था, हैटी की तरह वह भी रिडल परिवार की सदस्य थी, लेकिन उनके साथ व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। अगर रिडल परिवार ने जरा भी उसकी परवाह की होती तो सलीना को पिछले 10 साल इतने कठिन हालात में नहीं गुजारने पड़ते। लूक ने ठंडी मुस्कान दी, नहीं,
तुम लोगों ने पूछने में इतना वक्त लगा दिया कि मैंने सोचा तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या मर गई। चाहे रिडल परिवार सलीना की परवाह नहीं करता या फिर उन्हें उसकी मौजूदगी का पता ही नहीं था, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। सलीना अब ऑस्वाल्डो की पत्नी थी और उस आदमी से कोई भी उसे छीनने का हकदार नहीं था। लियोन कुछ पल खामोश रहा और फिर हल्के से बोला, मैं तुम्हारा ये एहसान मानता हूँ कि तुमने उसे बचाया। अब उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे राजधानी ले जाऊंगा। लूक ने मुस्कुराकर कहा, माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लियोन की निगाहें ठंडी होने लगी। ओह, उसे मैंने नहीं बचाया और उसने खुद तय किया है कि हैटी को नहीं छोड़ेगी। कोई भी उससे हैटी को नहीं छीन सकता। सलीना से उलझना तो वैसे भी आसान नहीं था, ऊपर से ऑस्वाल्डो अकेला ही लियोन को रोकने के लिए काफी था, भले ही वह हैटी का भाई ही क्यों न हो। लियोन मानसिक रूप से खुद को तैयार करके आया था। उसने पूछा, तो उसे क्या चाहिए? लियोन की नज़र में अगर ऑस्वाल्डो जैसा ठंडा और निर्दयी आदमी किसी अनजान लड़की को बचाने निकल पड़ा, तो इसका मतलब था कि उसके पीछे कोई मकसद जरूर है। लूक ने नाक सिकोड़ कर कहा, क्या तुम उसे नहीं जानते? तुम सच में सोचते हो कि उसे अपने फायदे के लिए किसी लड़की का सहारा लेना पड़ेगा? लियोन ने ठंडी सांस ली। इसके अलावा मुझे और कोई वजह नजर नहीं आती। और सच तो ये था कि लूक उसे असली बात कभी बताने वाला नहीं था। हैटी मेरे पास नहीं है। इसका मतलब लियोन उससे हैटी के बारे में कुछ हासिल नहीं कर सकता था। लियोन की पतली उंगलियां मेज पर थपथपाईं और उसने तुरंत फैसला लिया, उसे मेरे लिए बुलाओ, आज रात 8 बजे। लूक ने मजाकिया अंदाज में कहा, बेकार है। सलीना ने अभी उसे शिकायत की थी कि ऑस्वाल्डो बहुत व्यस्त और मेहनती रहता है और वह अपने पति को तंग नहीं करना चाहती। ऐसी बातचीत जो नाकामयाब होने वाली हो, उससे तो बचना ही बेहतर है। सलीना बिल्कुल भी हैटी को सौंपने के मूड में नहीं थी, तो चाहे लियोन कैसी भी शर्त रखे, ऑस्वाल्डो कभी नहीं मानेगा। लियोन का हमेशा शांत माना जाने वाला चेहरा अब ठंडा होता जा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? लूक ने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा, क्या तुम जानते हो कि हैटी को सुधार गृह में बहुत गंभीर मानसिक बीमारी हो गई थी? लियोन का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। अब वो रिडल परिवार से नफरत करती है। लूक ने तंज कसते हुए कहा, सुना है रिडल परिवार की नई लेडी और जुड़वां बच्चे बुजुर्ग मास्टर और मैडम को बहुत प्यारे हैं। क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि हैटी राजधानी में सुरक्षित रहेगी? अगर हमने सही समय पर हस्तक्षेप न किया होता, तो वो सिर्फ मानसिक रूप से बीमार नहीं होती, शायद तुम उसकी अंतिम रस्मों की तैयारी कर रहे होते। लियोन उलझन में था। वो यकीन से कह सकता था कि लूक और हैटी एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे, लेकिन अब लूक का तंज कसने का तरीका अजीब था। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उसका अपना चाचा इतना अविश्वसनीय निकला। उसने अपनी बेटी को सुधार गृह भेजा और लगभग उसे मार ही डाला। और वो औरत क्या सच में सोचती थी कि रिडल परिवार ऐसा स्थान है जहां कानून को ताक पर रखकर मनमानी की जा सकती है? लियोन की नज़रें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वो खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। यह लूक के साथ और बातचीत बेकार थी। अब उसे उसी आदमी से मिलना होगा जिसने अचानक ये भलाई का काम किया था। लियोन को सपाट इनकार देने के बाद लूक ने अपना मोबाइल उठाया और ऑस्वाल्डो को फ़ोन किया। लियोन क्रीफिया आ गया है, ऑस्वाल्डो ने बस कहा, पता है, और फ़ोन काट दिया। ... सलीना गाड़ी चलाकर महल वापस पहुंची। बागीचे में हैटी बर्फ सी सफ़ेद अभ्यास वाले कपड़ों में मार्शल आर्ट की स्क्वॉट कर रही थी। उसका सिर ऊंचा था, आंखों में सख्ती और चेहरा चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा लग रहा था। सलीना को याद आया कि हैटी ने अभी अभी जूनियर हाई स्कूल शुरू किया था, जब उसे सबसे बेफिक्र होना चाहिए था। तब वह इतनी छोटी उम्र में नफरत का बोझ ढो रही थी। सलीना की नज़रों को महसूस कर हैटी ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। उस ठंडे चेहरे पर एक गर्माहट उभरी। वह धीरे धीरे सीधी खड़ी हुई और दौड़कर आई। सलीना, तुम वापस आ गई। सलीना ने मुस्कुराकर उसके माथे का पसीना रूमाल से पोंछा। तुमने बहुत मेहनत की। हैटी ने सिर हिलाया और बोली,
मास्टर ने कहा कि मेरी प्रगति बहुत तेज है। सलीना ने उसका हाथ थामा और धीरे धीरे उसे लेकर हॉल के अंदर चली गई। सलीना ने हैटी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर लिविंग रूम के विकर चेयर तक गई और बैठ गई। हैटी ने सलीना की आंखों में ठंडक की हल्की झलक के साथ देखा और कहा, सलीना, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? सलीना ने लड़की की काली आंखों में देखा और भौहें उठाईं। हैटी उतनी समझदार थी जितना सलीना ने सोचा भी नहीं था। सलीना ने गंभीरता से उसके सामने खड़ी हैटी को देखते हुए धीरे धीरे कहा, रिडल फैमिली से कोई क्रीफिया आया है तुम्हें वापस ले जाने। क्या तुम उसके साथ वापस जाना चाहोगी? हैटी से यह बात छिपाने के बजाय सलीना ने उसे सच्चाई बताना चुना ताकि वह खुद अपना फैसला कर सके। आखिरकार हैटी की जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की थी। सलीना की आंखों में चिंता की एक झलक उभरी। उसने सिर झुका लिया और मुट्ठियां भींच लीं। हैटी ने यह नहीं पूछा कि उसे लेने कौन आया है। शायद उसने पहचान भी लिया था। अब उसके पिता अपनी नई पत्नी और जुड़वां बच्चों में व्यस्त होंगे। हैटी की परवाह करने का वक्त उनके पास नहीं होगा। जहां तक दादा दादी की बात थी, उन्हें तो कब का उन बुलाए बिना आए पोते पोतियों ने मना लिया होगा और वे मान चुके होंगे कि हैटी अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे वक्त में केवल उसका चचेरा भाई ही था जो उसके बारे में सोच सकता था और उसे घर ले जा सकता था। कुछ पल बाद जब हैटी ने फिर सिर उठाया तो उसकी साफ काली आंखों में गुस्से की जगह सख्ती थी। सलीना, मैं वापस जाना चाहती हूँ। अगर वह ऐसे ही रिडल फैमिली से निकल गई तो वे लोग उसे और उसकी मां को पूरी तरह भुला देंगे और वह औरत और उसके बच्चे उसकी विरासत आसानी से छीन लेंगे। हैटी ऐसा कभी नहीं होने देगी। जितना दर्दनाक और कठिन सफर होगा, उतनी ही मजबूती से हैटी उसका सामना करेगी। एक दिन जब वह रिडल फैमिली को अपने हाथों में ले लेगी, तब वह सलीना की रक्षा कर पाएगी और अपनी मां का बदला भी लेगी। फिर कोई उन्हें तंग नहीं कर पाएगा। सलीना के चेहरे पर संतोष की झलक आई। उसने हैटी के कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखा। हैटी, याद रखना, तुम ही रिडल फैमिली की असली लेडी हो, असली उत्तराधिकारी हो। चाहे जुड़वां बच्चों को कितना भी चाहा जाए, वे हमेशा तुमसे नीचे ही रहेंगे। डरना मत, हैटी सबसे बेहतरीन लड़की है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन सब हासिल कर लोगी। हैटी कुछ देर तक सलीना को देखती रही और अचानक उसकी बाहों में समा गई, कमर कसकर उसे पकड़ लिया। सलीना ने हाथ उठाकर उसके नाजुक कंधे थपथपाए, उसे ढांढस और हौसला दिया। हैटी ने वही फैसला लिया जिसकी सलीना को उम्मीद थी। वह लड़की मजबूत, होशियार और दृढ़ थी, और उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि वॉल्सन फैमिली उसके लिए जगह नहीं है। वह सलीना पर हमेशा निर्भर नहीं रह सकती थी। अगर उसे जीना था और अपनी मां का बदला लेना था, तो वह सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकती थी। हैटी सलीना की बाहों में लेट गई और उसके कंधे से लिपटते हुए प्यार से बोली, सलीना, क्या मैं शूटिंग खत्म होने के बाद ही वापस जा सकती हूँ? सलीना ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, फिल्मिंग खत्म होने से पहले कोई हैटी को नहीं ले जा सकता। सीढ़ियों के पीछे खड़े ऑस्वाल्डो ने दोनों बहनों की बातचीत सुनी। ये साफ था कि हैटी भी सलीना को रोक नहीं पा रही थी। ये बेरुखी ऑस्वाल्डो को नागवार गुजरी, मगर वह जाकर उसका गला नहीं दबा सकता था और न ही यह कह सकता था कि अगर सलीना कहे तो वह हैटी को सारी जिंदगी सुरक्षित रख सकता है। सलीना को कुछ आभास हुआ। उसने ऊपर देखा तो ऑस्वाल्डो सीढ़ियों पर खड़ा था, जैसे रात का कोई शाही अंधेरा सम्राट। उसका नफीस और परफेक्ट चेहरा शब्दों से परे था। उसकी नज़र से मिलते ही ऑस्वाल्डो मुस्कुराया और हैटी से कहा, लियोन आया है, वह तुमसे मिलना चाहता है। हैटी सलीना की बाहों से अलग हो गई। वह अपने उस भाई से मिलना चाहती थी जिसने बचपन से उसे बहुत प्यार किया था। हैटी सीढ़ियां चढ़ने लगी और ऑस्वाल्डो के पास से गुजरते वक्त उसे धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, उसके सामने सलीना का जिक्र मत करना। हैटी ने होंठ भींचकर हामी भरी। रिडल फैमिली में बहुत बुरे लोग थे और सलीना का अभी उनसे जुड़ना ठीक नहीं था। जब वह भविष्य में ताकत अपने हाथ में ले लेगी, तब वह सलीना को खुलेआम घर ले जाएगी।
हैटी अपने कमरे में गई और जल्द ही बैग और छोटे चमड़े के बूट पहनकर नीचे आ गई। सलीना को अलविदा कहकर वह लेआ के साथ लियोन से मिलने निकल गई। सलीना ने हैटी को जाते हुए देखा और हल्की सी सांस छोड़ी। ऑस्वाल्डो आगे आया और थोड़ा झुक गया। उसकी लंबी पतली उंगलियां सलीना की पलकों को छू गईं। उसकी आंखों में नरमी चमकी। किस सोच में खोई हो? सलीना के चेहरे पर आलसी सी मुस्कान आई। हैटी बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है, फैसले लेने में तेज है और उसे साफ पता है कि किससे प्यार करना है और किससे नफरत। वह भविष्य में बहुत आगे जाएगी। ऑस्वाल्डो तुरंत समझ गया कि उसका मतलब क्या है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम चाहती हो मैं उसकी रक्षा करूं? सलीना हल्के से मुस्कुराई। इतनी संभावनाओं वाली लड़की में पहले से निवेश करना घाटे का सौदा नहीं होगा। तुमने उसे बचाया और मदद की। जब वह रिडल की ताकत संभालेगी तो जरूर तुम्हारा एहसान लौटाएगी। भले ही सलीना के मन में कुछ स्वार्थ था, मगर वह यही सोच रही थी। ऑस्वाल्डो की गहरी काली आंखों में अनहोनी सी चिंता चमकी। उसने उसकी ओर देखा। तो तुम खुद उसकी रक्षा क्यों नहीं करती? सलीना का चेहरा सख्त हो गया। ऑस्वाल्डो की गहरी आवाज में अनोखी खींच थी। रिडल फैमिली का मामला तुम्हारे सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। अगर इतना आसान होता तो तुम्हारी मां को 20 साल पहले क्रीफिया नहीं भेजा जाता। हैटी सिर्फ एक लड़की है। शायद वह इस लड़ाई में बच भी न पाए। सलीना का चेहरा हल्का उतर गया। उसने कुछ देर उसकी आंखों में देखा और बेजान आवाज में बोली, मुझे उस पर भरोसा है। जब वह जुवेनाइल रिफॉर्मेटरी में नहीं मरी तो इस लड़ाई में भी नहीं मरेगी। उसमें वही निर्दयता और जुनून था जो हैटी में था। वे दोनों ही बदला लेने वाली थीं। वे तब तक पूरी जान से जिएंगी जब तक उनके दुश्मन मिट नहीं जाते। ऑस्वाल्डो ने सलीना की आंखों में देखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी भौहें सीधी की। उसका चेहरा थोड़ा फीका था। ऐसा चेहरा मत बनाओ। उसका दिल दुखता था। सलीना ने ऑस्वाल्डो की आंखों में चिंता देखी और सोचा कि शायद वह रिडल फैमिली की बेरुखी की वजह से उसे उदास समझ रहा है। वह मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मुझे उनकी परवाह नहीं है। चाहे क्रीफिया का रिडल फैमिली हो या कैपिटल का, उससे सलीना का कोई लेना देना नहीं था। ऑस्वाल्डो उसकी इस बेपरवाही पर गुस्सा भी था और उसकी मजबूती पर दिल भी पिघल गया। उसकी आंखें गहरी थीं और आवाज नर्म। ये फिर कभी नहीं होगा। उसे अब दोबारा कभी उस निराशा और दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा और न ही बुरे सपनों से उसकी नींद टूटेगी। सलीना की आंखें हल्की चौड़ी हुईं। उसे समझ नहीं आया। ऑस्वाल्डो ने सिर झुकाया। उसके होंठ उसकी भौहों से लगे और उसने नर्म वादे के साथ कहा, अगर तुम फिर कभी खतरे में पड़ी तो मेरा इंतजार करना। चाहे तुम जहां भी होगी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। सलीना एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर मुस्कराते हुए खिल उठी। उसे लगा कि भगवान ने उसे खूनी मैदानों से क्रीफिया लाकर उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा तोहफा दिया है। एक बहुत बहुत अच्छा इंसान। यह आदमी उसे बिना किसी शर्त के बचाता, खतरे में होने पर उसकी मदद को दौड़ता और कहता कि डरना मत। सलीना ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। वो उसे धन्यवाद देने की इजाज़त भी नहीं देता था। उसकी सारी दयालुता और नरमी सलीना के लिए बेहद कीमती हो गई थी। सलीना ने सोचा कि भले ही वह भविष्य में अपने घर लौट जाए, मगर यह बात वह कभी नहीं भूल पाएगी कि जब वह अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में थी, तब एक आदमी ने उसके लिए इतना अच्छा किया था। ऑस्वाल्डो ने उसकी गर्म आंखों और माथे को देखा, होंठों से चूमने की इच्छा दबाते हुए धीरे से सलीना को अपनी बाहों में लिया और उसे आराम से सोने के लिए मनाया। सलीना उसकी गोद में लेट गई और आंखें मूंद लीं। दोपहरें अब गर्म और शांत हो गई थीं। 2 घंटे बाद हैटी किले में लौटी। सलीना अभी अभी झपकी से जागी थी, नींद की सुस्ती अब भी बनी हुई थी। उसने देखा कि हैटी बैग लटकाए थकी सी लौटी है। सलीना ने धीमे से पुकारा, हैटी। हैटी ने सिर उठाया और पल भर के लिए ठिठकी, फिर आगे बढ़ी और बोली, सलीना। उसके ठंडे चेहरे को देखकर सलीना ने हाथ उठाकर उसका कंधा थपथपाया। अपनी पानी की बोतल साथ ले लो, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलती हूँ।
हैटी आज्ञाकारी ढंग से गई, बोतल बैग में रखी और नीचे आकर सलीना का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। सलीना ने गाड़ी चलाई और हैटी को क्रीफिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल ले गई। वहां उसने हैटी के लिए एक सुंदर गुड़िया खरीदी और फिर कपड़ों की दुकान पर ले गई। हैटी ने अपनी गुड़िया को गले लगाया और बोली, सलीना, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मुझे और नहीं चाहिए। किले में किसी बच्चे का आना बहुत दुर्लभ था, और वह भी सलीना की बहन। बूढ़े बटलर का सारा स्नेह अब हैटी पर ही बरस रहा था। हैटी के पास इतने कपड़े थे कि साल भर वह बिना दोहराए पहन सकती थी। उसके पास हर तरह के खिलौने, पढ़ाई का सामान, सब कुछ था। सलीना मुस्कुराए और बोली, लेकिन अभी एक चीज है जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदी। हैटी ने उत्सुकता से पूछा, क्या? सलीना बस मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। उसने हैटी का हाथ पकड़ा और पूरे मॉल में टहलती रही। तभी जैसे ही वे एक ज्वेलरी शॉप के पास पहुंची, बगल से अचानक हैरानी भरी आवाज आई, सलीना। ये सुनते ही सलीना की आंखों में हल्की अंधेरी चमक आई और उसने सामने देखा। वहां जॉर्जा खड़ी थी, हमेशा की तरह स्टाइलिश अंदाज में। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ सलीना से टकरा जाएगी, और वह भी तब जब सलीना एक लड़की का हाथ पकड़े थी जो बिल्कुल उसी जैसी लग रही थी। सलीना केवल 19 साल की थी। उसके लिए बेटी होना नामुमकिन था, मगर वह लड़की सलीना से इतनी मिलती जुलती थी कि साफ समझा जा सकता था उनका गहरा खून का रिश्ता है। जॉर्जा का दिल जोर से धड़का। उसने ध्यान से हैटी को देखा। भले ही उसके कपड़े किसी बड़े ब्रांड के न लग रहे हों, मगर वह नाजुक दिखती थी, कंधे तक काले बाल, गोरा चेहरा और आंखों में ठंडापन। जॉर्जा तुरंत समझ गई कि लड़की का बैकग्राउंड असाधारण होगा। अगर वह सलीना जैसी लगती थी, तो सलीना की माँ जैसी भी। और सलीना की माँ तो राजधानी की। जॉर्जा ने अपनी उंगलियां कसकर भींची और आंखों में चमकती उत्तेजना को दबाते हुए शक्ल पर काबू रखा। उसने जितना हो सके स्थिर स्वर में पूछा, क्या ये तुम्हारी बहन है? सलीना हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ। जॉर्जा ने हैटी की ओर दोस्ताना मुस्कान फेंकी। हाय, मैं सलीना की दोस्त हूँ। हैटी ने ठंडेपन से कहा, सलीना, मुझे ये पसंद नहीं है। जॉर्जा की मुस्कान पल भर के लिए जम गई। सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हैटी को मेरे घरवालों ने बिगाड़ दिया है। कभी कभी वह बचपना कर लेती है। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। जॉर्जा को यह वाक्य याद आया, वही जो उसने सालों पहले सलीना को कहा था। तुम क्यों सोचती हो कि मैंने तुम्हारी माँ की नकल की? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है और तुम्हारे घर में पैसा है। मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी रही और तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। ये जानबूझकर नहीं हुआ। अगर आज तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी, तो हमारी दोस्ती खत्म। सलीना, तुमने सबको निराश किया। जॉर्जा ने तुम्हारे लिए इतना किया, हमने सब देखा। गलती तुम्हारी थी। तुमने माफी क्यों नहीं मांगी? सलीना, तुमने ही मुझे चोट पहुंचाई। तुम ही मुझ पर एहसानमंद हो। मेरे बिना तो कोई तुम्हारा दोस्त भी नहीं बनता। तुम्हारे सारे दोस्त मैंने ही दिलाए, और अगर मैं दिला सकती हूँ, तो छीन भी सकती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जज को खरीदकर धोखा करोगी। अब तुम मेरी दोस्त नहीं हो। दोबारा मेरे पास मत आना और मत कहना कि तुम मुझे जानती हो। तुम उसकी हकदार नहीं हो। जॉर्जा को ये सब भी याद आ गया। उसका चेहरा हल्का लाल हुआ और उसने सिर झुका लिया। बिल्कुल, वह सलीना से इसलिए खेल पाई थी क्योंकि जानती थी कि रिडल फैमिली के पास ताकत नहीं थी और उन्हें दबाना आसान था। मगर वो हैटी को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, जो पहली नज़र में ही किसी मजबूत बैकग्राउंड और सख्त मिजाज की लड़की लग रही थी। सलीना ने हैटी की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, इस दुकान में अच्छे ज्वेलरी हैं। चलो, देखो तुम्हें कुछ पसंद आता है क्या? हैटी ने ऊपर ब्रांड देखा और सीधे कहा, सलीना, ये ब्रांड तुम्हारे लायक नहीं है। अभी मेरे भाई ने मुझे कई बैंक कार्ड दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन खरीदना चाहती हूँ। सलीना ने कोमल मुस्कान दी। ठीक है। हैटी ने उसका हाथ पकड़ा और अपना गोरा ठुड्डी उठाकर जॉर्जा की ओर देखते हुए झुंझलाहट में कहा, दफा हो जाओ।
तुम मेरे और मेरी बहन के रास्ते में खड़ी हो। शर्मिंदगी से जॉर्जा ने सलीना की ओर देखा, उम्मीद थी कि वह हैटी को डांटकर समझाएगी। आसपास लोग खड़े थे। सलीना और हैटी जहां भी जाती, सबका ध्यान खींच लेती। अब तक कई लोग उन्हें देख भी चुके थे। अगर जॉर्जा यहाँ से हैटी की डांट सुनकर हटती, तो वह बहुत बुरा लगता। सलीना ने मुस्कुराते हुए ठुड्डी उठाए और जॉर्जा की विनती भरी आंखों को नजरअंदाज करते हुए बोली, जॉर्जा, हैटी ने क्या कहा, तुमने सुना नहीं? तुम हमारे रास्ते में खड़ी हो। जॉर्जा का अपमान हो गया। उसे पता था कि सलीना अब भी उससे नाराज है। आखिर उसने बहुत बुरा किया था और सलीना के साथ बेरहमी से पेश आई थी। लेकिन वह सलीना को जानती थी। सलीना डरपोक और कमजोर थी और अक्सर नरमी दिखाती थी। अगर जॉर्जा थोड़ा मुंह बनाकर मीठा बर्ताव करती, तो सलीना उसे माफ कर देती थी। आखिर इतने सालों में सलीना के पास एक भी सच्चा दोस्त नहीं था। जो थोड़ा भी उसका दोस्त बनने की कोशिश करता था, वह भी। मगर उसने कभी सोचा नहीं था कि सलीना इतनी मजबूत हो जाएगी कि पुरानी दोस्ती की परवाह तक नहीं करेगी। आखिरकार जॉर्जा को हटना ही पड़ा। वहां खड़ी रहना उसे और बेइज्जत करता। सबसे बड़ी बात ये थी कि हैटी की ठंडी आंखों ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो अगर वह कुछ सेकंड और रुकती, तो हैटी उसे घुटनों पर गिराकर रुला देती। हैटी ने नाक से आवाज निकाली और सलीना की ओर देखा। फिर से कोमल लड़की बनते हुए बोली, सलीना, तुम कौन सी ज्वेलरी खरीदना चाहती हो? हम पूरा सेट लें। डायमंड वाला, मोती वाला, जेड वाला, घड़ी, सब कुछ। अगर तुम्हें पसंद है, तो पूरा मॉल खाली कर दो, मेरे पास पैसे हैं। सलीना ने हैरानी से उस लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर अकड़ और शरारती अंदाज था। उसे याद आया कि लूक ने कभी यही कहा था, कैपिटल की अमीर खानदानों की महफिलों में रिडल परिवार की बड़ी बेटी की पहचान एक लापरवाह, दबंग और बिगड़ी हुई लड़की के रूप में थी, जो बुराई को सजा देना और लोगों को सबक सिखाना पसंद करती थी। जॉर्जा जैसी लोगों को सबक सिखाने में हैटी सबसे माहिर थी। ये नज़ारा देखकर सलीना लगभग सोच सकती थी कि पहले हैटी कितनी खुश और बेफिक्र होती होगी। वह मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम मुझे इतने सारे गिफ्ट देने वाली हो? हैटी ने अपनी बाहों में पकड़े गुड़िया को उठाया, तुमने मुझे गिफ्ट दिया, तो मैं भी तुम्हें गिफ्ट दूंगी ना। जॉर्जा की नज़र गुड़िया पर पड़ी, जिस पर अभी भी टैग लगा था और लगभग 1 मिलियन की कीमत देखकर उसकी नसें तन गईं। सलीना ने उसे पहले कभी इतना महंगा तोहफा नहीं दिया था। वह अच्छी पृष्ठभूमि से जरूर आई थी, लेकिन पहले उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि रिडल परिवार का सारा पैसा मॉली और लिया ने हड़प लिया था। वे बस इतना ध्यान रखते थे कि सलीना भूख से न मरे, लेकिन उसे कभी भी ज्यादा पैसे नहीं दिए। लेकिन अब सलीना ने सब कुछ वापस ले लिया था, रिडल परिवार की अरबों की दौलत। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास ओलिम्पस ग्रुप के शेयर थे, रिडल के भी शेयर थे, उसका रहस्यमयी बॉयफ्रेंड था और ऊपर से उसकी माँ का मायका भी उसके लिए खड़ा हो गया था। अब सलीना क्रीफिया की सबसे अमीर और ताकतवर लड़की थी। इसलिए जॉर्जा को पता होने के बावजूद कि सलीना उससे नाराज है, वह खुद ब खुद उसके पास जाकर रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार, भले ही सलीना के पास पहले पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपने दोस्तों के लिए हमेशा दरियादिल थी। आज की सलीना से दोस्ती करना, भले ही वह बस मजाक में कोई रोल दे, किसी की जिंदगी बदल सकता था। जॉर्जा के दिल में हल्का पछतावा उठने लगा। काश उसने पहले ही सोचा होता कि सलीना हालात पलट सकती है, तो उसने इतनी बेरहमी न दिखाई होती। सलीना ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरे गहनों से तो कमरा भर चुका है, अगर और खरीदूंगी तो रखने की जगह नहीं बचेगी। हैटी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, सलीना, तुम सिर्फ अंकल ऑस्वाल्डो का गिफ्ट चाहो और मेरा नहीं, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अंकल ऑस्वाल्डो? क्या सलीना किसी बूढ़े आदमी के साथ है? जॉर्जा की नज़र सलीना पर टिकी रही, जिसमें गहरी सोच झलक रही थी। तुम मेरे लिए गिफ्ट खरीद सकती हो, लेकिन पूरा मॉल मत खाली करना। सलीना ने हैटी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई, पूरी तरह जॉर्जा को भूलते हुए। अब सलीना से मिलना बहुत मुश्किल था,
और जॉर्जा यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसने आवाज लगाई, सलीना। सलीना ने उसकी आवाज सुनी और जैसे अभी अभी उसे याद किया हो, पीछे मुड़कर बेपरवाही से बोली, अच्छा है, यूं ही मुलाकात हो गई, साथ घूम लेते हैं। जॉर्जा की आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत पीछे हो ली। आसपास के लोग पहले सोच रहे थे कि रिडल बहनें बहुत घमंडी और दबंग हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने जॉर्जा को सलीना और हैटी के सामने बेताबी से शांत दिखने की कोशिश करते देखा, वे मन ही मन उसका मजाक उड़ाने लगे। सलीना और हैटी का रुतबा अलग ही था। जॉर्जा अकेले में ठीक लगती थी, लेकिन उनके साथ खड़ी होने पर उसका फर्क साफ झलकता था। हैटी ने जॉर्जा की तरफ देखा, चेहरा बिगाड़ा, पर कुछ कहा नहीं, बस सलीना का हाथ और कसकर पकड़ लिया। जॉर्जा जानती थी कि हैटी उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उसने ज्यादा जिद नहीं की। उसका असली मकसद तो सिर्फ सलीना थी। जॉर्जा की नज़र में सलीना हैटी से ज्यादा नर्मदिल थी। चलते चलते जब वे एक पुरानी और शानदार जेड की दुकान के सामने पहुंचे, तो सलीना रुक गई। हैटी ने ऊपर देखा और कहा, इस ब्रांड का जेड काफी अच्छा माना जाता है, कभी कभी अच्छी क्वालिटी का टुकड़ा भी मिल जाता है, पर ज्यादातर बेहतरीन जेड तो दुकानों में नहीं, कलेक्शन में होते हैं। अगर खरीदना हो तो ऑक्शन में जाना चाहिए। हैटी बचपन से ये सब देखती आई थी, इसलिए उसके लिए ये सामान्य था। लेकिन आम लोगों के लिए, जिन चीज़ों की कीमत लाखों में हो, उन्हें छूना भी मुश्किल था। सलीना मुस्कुराई, बेब, क्या तुम्हें याद नहीं कि हमें एक जेड ब्रासलेट चाहिए? हैटी ने पलकें झपकाईं, फिर याद आया कि उस डांस सीन में फीबी की टीचर ने जेड ब्रासलेट पहना था। क्या सलीना ने एस्ट्रेलर की जगह कोई नया डांस टीचर ढूंढ लिया था? सलीना ने हैटी की उत्सुक आंखों में देखा, मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं और उसे अंदर ले गई। जॉर्जा ने उस दुकान को देखा, जिसमें जाने की हिम्मत वह सामान्य दिनों में कभी नहीं करती, फिर भी होंठ काटते हुए अंदर चली गई। दुकान की मालकिन ने हैटी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग कैसी क्वालिटी चाहती हैं? हमारे पास ऑक्शन लेवल की चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए काफ़ी अच्छे टुकड़े हैं। सलीना ने कहा, मुझे रेड एमरल्ड चाहिए, जितना पुराना हो उतना बेहतर। मालकिन की नज़र तीनों पर फिसली और जल्दी ही सलीना पर टिक गई। हैटी इतनी छोटी थी कि उसके लिए इस तरह के गहने ठीक नहीं थे। जॉर्जा भले ही उनके साथ दुकान में आई थी, लेकिन क्लास में बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। मालकिन ने काउंटर खोला और सबसे अच्छे रेड ब्रेसलेट्स निकालकर रेशमी कपड़े पर रखे, एक एक करके सलीना को पहनाकर दिखाने लगी। हैटी बगल में ढीली होकर बैठी और बीच बीच में हल्की राय देती रही। जॉर्जा को तो जैसे नज़रअंदाज ही कर दिया गया था। वह पहले ही संवेदनशील थी, इसलिए उसे यह बखूबी महसूस हुआ कि उसे अनदेखा और नीचा दिखाया जा रहा है। यह एहसास जॉर्जा को भीतर तक खा गया। साथ ही उसने सलीना से नाराज़गी भी पाल ली। वो हैटी को इतना मान देती थी, लेकिन उसके साथ इतनी ठंडी थी। जॉर्जा को लगा, शायद ये सब जानबूझकर किया गया। लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर इतनी महंगी जेड देखी, उसके पैर पीछे नहीं हटे। उसने इधर उधर देखते हुए एक जेड का हार देखा, जिसकी कीमत 14,000 थी। उसने सलीना की तरफ देखा, जो ब्रासलेट ट्राई कर रही थी, और उनके बीच की ठंडी होती दूरी को याद किया। पहले जॉर्जा कभी इतना महंगा सामान सलीना के लिए नहीं खरीदती, लेकिन अब सलीना की बेरुखी ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह उसे याद दिलाए कि वह भी उसके लिए कितनी अच्छी थी। आखिरकार, अगर वह सलीना को मना लेती, तो बाद में उसे ऐसे अनगिनत गहने मिल जाते। दांत भींचते हुए जॉर्जा ने जेड का हार उठाया और सलीना की तरफ बढ़ी। सलीना, मैंने एक नेकलेस देखा जो तुम्हें बहुत सूट करेगा, जरा पहन कर देखो। उसने जेड का नेकलेस सलीना को दिया और नरमी से कहा, तुम जानती हो, मैं तो अनाथ हूँ, यह अब तक की सबसे महंगी चीज़ है जो मैं खरीद सकती हूँ। ये हमारी लंबी जुदाई के बाद मिलने का गिफ्ट है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। सलीना, जो ब्रासलेट ट्राई कर रही थी, उसने सिर उठाया, उसकी नज़रें मंद पड़ गईं। हैटी ने ठंडी सांस ली, अपने बिगड़े और दबंग स्वभाव को सामने लाते हुए,
हार को आलोचनात्मक नजरों से देखा। इस जेडाइट का रंग बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तो बचे हुए टुकड़ों से तराशा गया है, नक्काशी भी सावधानी से नहीं हुई। ये इस दुकान की सबसे सस्ती चीज है। 14,000 तो मेरे खाने पर भी खर्च नहीं होते। उसने सलीना का हाथ पकड़ लिया। सलीना, इससे कुछ मत लेना। इस दुकान से जो भी चाहिए मैं तुम्हें दिलाऊंगी। वो सिर्फ यह जताना चाहती थी कि पहले सलीना को किसी और के दिए तोहफे की कद्र नहीं होती थी, तो अब जॉर्जा के दिए की भी कोई अहमियत नहीं। जॉर्जा अब अपने चेहरे पर शांति बनाए नहीं रख सकी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और हाथ में पकड़ा नेकलेस हवा में ही ठहर गया। उसने सलीना की ओर देखते हुए कहा, सलीना। दुकानदारनी ने भी हार पर नजर डाली। हैटी भले बिगड़ी हुई थी, पर उसने एक सच कहा था। यह हार सलीना के लायक नहीं था। गहनों में बारीकी की जरूरत होती है, और सलीना जैसी अमीर लड़की के शरीर पर एक भी चीज ऐसी नहीं होती जिसकी कीमत 1 लाख से कम हो। वो इतनी खूबसूरत और नफासत वाली थी कि इस तरह का मामूली हार उस पर सस्ता लगता। जॉर्जा की नीयत चाहे नेक रही हो, पर यह दिखाता था कि वो उनके बीच की हैसियत का अंतर पहचान ही नहीं रही। दुकानदारनी ने जॉर्जा की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखा, पर कुछ बोली नहीं। लेकिन सभी लोग उसकी तरह नहीं सोच रहे थे। दुकान में गहने देख रहे कुछ लोग हैटी की बातें सुनकर तुरंत बोल उठे, लड़की, तुम गलत कह रही हो। गिफ्ट सस्ता हो सकता है, लेकिन उसमें सामने वाले का दिल होता है, उसे यूं रौंदना ठीक नहीं। तुम्हें पता है किसी अनाथ को 14,000 जोड़ने के लिए कितना पढ़ना लिखना और मेहनत करनी पड़ती है। भले ही तुम अमीर घर से हो, तुम्हें लोगों को ऐसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ तुम अभी किशोरी हो। परिवार ने तुम्हें बिगाड़ रखा है, पर तुम्हें समझदार होना चाहिए। तुम्हारे पास पैसे हैं, पर वह तुमने खुद नहीं कमाए। दूसरों की मेहनत से कमाई चीज़ों का अपमान करना गलत है। मैडम, आपको अपनी बहन को सही गलत सिखाना चाहिए। अगर अभी नहीं सिखाओगी, तो आगे जाकर उसे समाज का असली चेहरा बहुत बुरी तरह झेलना पड़ेगा। दुकानदारनी को छोड़कर बाकी सब लोग हैटी को तिरस्कार से देखने लगे, जैसे वह कोई बिगड़ी हुई बच्ची हो जो दूसरों की तकलीफ नहीं समझती। जॉर्जा चुपचाप मुस्कुराई। उसे लगा कि हैटी से मिली सारी बेइज्जती अब इन लोगों के मुंह से निकलकर धुल गई। हाँ, उसने जानबूझकर यही किया था। लोगों को संभालने की चालों में सलीना और हैटी दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वरना वह अपनी पुरानी दोस्ती का सहारा लेकर आधे साल तक सलीना पर मानसिक दबाव डालकर फिर बड़ेपन का दिखावा करते हुए उसे कैसे बख्श सकती थी। यहाँ तक कि उसने कभी सलीना को दूसरी दोस्त बनाने ही नहीं दी। जॉर्जा ने हैटी का ठंडा पड़ा चेहरा देखकर मन ही मन खुशी महसूस की, लेकिन होठों से बोली, वो अभी छोटी है, समझ नहीं पाई। आप लोग इतना सख्त मत होइए। उसका ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी वाला ड्रेस शांति और समझदारी का आभास देता था, और तुरंत ही उसे फिर से तारीफें मिलने लगीं। सलीना ने हल्का भान उठाया और जॉर्जा की आंखों में ठंडी नजरों से देखते हुए बोली, मिस पामा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जॉर्जा ने उसकी काली और साफ आंखों से नजरें मिलाईं, तो उसका दिल अचानक धक से रह गया। हाँ, सलीना ने होठों का कोना खींचा। क्या मैं आपको अच्छे से जानती हूँ? जॉर्जा का चेहरा जम गया, फिर उसकी आंखों में उदासी उतर आई। सलीना, मैं जानती हूँ तुम अब भी मुझसे नाराज हो, पर उस वक्त मैं। सलीना ने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी और बोली, मेरे बिना तो कोई तुम्हारा दोस्त बनना भी नहीं चाहता था। तुम्हारे सारे दोस्त मैंने ही मिलवाए थे। जैसे मैं उन्हें लाई, वैसे ही वापस ले सकती हूँ। मेरे पास तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं हैं। मुझसे दोबारा मत मिलना और न ही कभी कहना कि तुम मुझे जानती हो। तुम इसकी हकदार नहीं। सलीना ने बात खत्म की और अपनी पलकों को उठाकर जॉर्जा के बनावटी उदास चेहरे को ठंडी नजरों से देखा। मिस पामा, ये शब्द तुम्हें परिचित लग रहे हैं। जॉर्जा का चेहरा पीला पड़ गया। सलीना, मैं। सलीना ने ठुड्डी उसकी ओर उठाए। क्या ये वही शब्द नहीं है जो तुमने मुझसे कहे थे? आसपास खड़े लोगों की चौंकी हुई आंखों का सामना करते हुए जॉर्जा कुछ कह न पाई। अगर वह इनकार करती,
तो सलीना और भड़क जाती और फिर कभी उससे बात नहीं करती। वह सलीना ने जजों को पैसे देकर चीट किया वाला आरोप भी इस समय नहीं लगा सकती थी। जॉर्जा बस इतना ही कर पाई की सफाई देते हुए बोली, सलीना, वो सब गुस्से में निकली हुई बातें थीं, मेरा इरादा वैसा नहीं था। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मुझे तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मैंने तुम्हें गिफ्ट खरीदा है ताकि माफी मांग सकूं। सलीना ने ठंडी हंसी हंसी। मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे और मेरे बीच क्या हुआ था। मैंने सब कुछ बता दिया। उसने प्यार से हैटी का चेहरा छुआ। उसे मेरे लिए बुरा लगा और इसलिए उसने तुम्हारा गिफ्ट लेने से मना कर दिया। क्या ये गलत है? जॉर्जा का गला रुंध गया, वह बोल ही नहीं पाई और इस बार किसी ने उसके लिए आवाज भी नहीं उठाई। भीड़ की नजरें अब जॉर्जा पर पहले जैसी प्रशंसा की नहीं बल्कि घृणा की हो गईं। आखिरकार, चाहे सही या गलत कुछ भी हो, पर सिर्फ ये बात कि उसने सलीना को उसके दोस्तों से धमकाया था, बेहद नापसंद करने वाली थी। इसका मतलब था कि जब भी उसका मन न हो, वह सलीना को अकेला कर सकती थी। इस रिश्ते में जॉर्जा खुद को हावी मानती थी और जैसे ही सलीना ने उसे खुश करने से इनकार किया, उसने पुरानी दोस्ती का सहारा लेकर उसे दबाया। और जो लड़की इतने लोगों को अपने पक्ष में कर सकती है, लेकिन फिर भी उसकी असली सच्चाई नजर न आए, वह सीधी सादी नहीं बल्कि चालाक औरत थी। मैडम, माफ कीजिए, मैंने आपको पहले गलत समझा था। अपने प्रियजनों की रक्षा करते समय नरमी नहीं बरतनी चाहिए, आपने सही किया। आप दोनों बहनें इतनी खूबसूरत और अमीर हैं, आपके लिए तो सबसे महंगे और बेहतरीन गिफ्ट ही होने चाहिए। इस तरह के घटिया सामान। एक युवती ने जॉर्जा के हाथ में पकड़े हार को घृणा से देखा, देखना भी मत कि यह यंग लेडी के लायक है या नहीं। दिल और नीयत की कदर होनी चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब। लेकिन उसमें छिपे मकसद लोगों को दूर धकेल देते हैं। जॉर्जा को लगा उसकी नसें फटने लगी हैं। वह अविश्वास से सलीना को देख रही थी। यह मानना मुश्किल था कि वही सलीना, जो पहले डरपोक और दयालु थी, जो चोट खाने और अपमानित होने पर भी कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी, अब इतनी निर्दयी हो सकती है। वो उसे सबके सामने इतनी शर्मिंदा कैसे कर सकती थी? सलीना, जॉर्जा ने गहरी सांस ली और गुस्से में बोली, तुम्हें सिर्फ वो याद है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन क्या तुमने मेरे सारे अच्छे काम भुला दिए? जॉर्जा की आवाज में दुख और पीड़ा घुली हुई थी। जब तुम्हें तुम्हारी सौतेली बहन सताती थी, तब मैं ही तुम्हारी तरफ से खड़ी होती थी। जब तुम बीमार थी और कोई परवाह नहीं करता था, तब मैं बारिश में रात भर तुम्हारी देखभाल करने आई थी। जब तुम्हारा परिवार और तुम्हारा फियांसे तुम्हारा जन्मदिन भूल गए थे, तब मैंने ही सबको इकट्ठा करके तुम्हारे लिए गिफ्ट्स तैयार करवाए। क्या तुम ये सब भूल गई? जॉर्जा जानती थी कि सलीना की मां का जल्दी निधन हो गया था। उसके पिता और फियांसे दोनों निकम्मे थे और वह बचपन से ही प्यार और देखभाल से वंचित रही थी। इसी वजह से वह दूसरों की छोटी सी भी नेकी को बहुत गहराई से याद रखती थी। यही वजह थी कि जॉर्जा को यकीन था कि सलीना पुरानी भावनाओं को याद रखेगी। जॉर्जा जितनी ज्यादा उन बातों का जिक्र कर रही थी, उतना ही उसे उम्मीद थी कि सलीना का दिल पिघल जाएगा। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को ज्यादा उजागर नहीं करना चाहती हो, लेकिन उसकी आवाज में अब भी निराशा और दुख था। और मैंने वो बातें तुमसे क्यों कही थीं? उसके आधे अधूरे शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे पहले सलीना ने ही कोई गलती की हो, तभी जॉर्जा ने मजबूरी में ऐसी कठोर बातें कहीं। यह एक तरह से सलीना पर एहसान फरामोश और नाइंसाफ होने का आरोप था। सलीना ने हैटी को पकड़ा, जो गुस्से में जॉर्जा को पीटने के लिए बढ़ना चाहती थी। उसकी नज़र बर्फ सी ठंडी थी और होठों पर हल्की मुस्कान। उसे पूरा यकीन था कि जॉर्जा का बाद में लिया से कोई संबंध जुड़ा था, वरना वह बार बार अपनी बातों में लिया का साया क्यों लाती। और सलीना को सताने के जो तरीके उसने अपनाए, वो भी निश्चित ही लिया ने ही सिखाए होंगे। सलीना का चेहरा अचानक दबाव और ताकत से चमक उठा। मिस पामा, क्या आप यकीनन चाहती हैं कि मैं उन भावनाओं की बात करूं? जॉर्जा का चेहरा थोड़ा सफ़ेद पड़ गया, दिल में अनजाना डर और बेचैनी घर कर गई। सलीना,
सलीना ने उसे ऊपर से देखा, आंखों में तिरस्कार की झलक। अगर उन एहसानों को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे पास मुझसे बात करने का क्या हक है? जॉर्जा का चेहरा बदल गया। उसे लगा कि सामने खड़ी सलीना बिल्कुल अनजान लग रही है, इतनी अजनबी कि उसमें पहले वाली सलीना की कोई झलक तक नहीं थी। कभी सलीना दयालु, डरपोक और दब्बू थी, अब वह ठंडी, अभिमानी और गरिमामयी थी, मानो ऊंचाई पर बैठी कोई देवी। जॉर्जा के शर्मिंदा चेहरे को नजरअंदाज करते हुए सलीना ने हैटी की तरफ देखा और धीरे से कहा, हैटी मेरी बहन है, वो मुझसे प्यार करती है और मेरी परवाह करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा उसी का साथ दूंगी और मैं किसी को भी उसके बारे में बुरा कहते नहीं सुन सकती। उसने जॉर्जा की तरफ ठंडी नजर डाली, और मिस पामा, आप सिर्फ एक बाहरी इंसान हैं। चाहे पहले आपने मेरे लिए थोड़ी मोहब्बत दिखाई हो, लेकिन आप मुझे पार करके मेरी बहन को सिखाने का हक कभी मत समझिए। जॉर्जा का चेहरा लाल हो गया और उसकी आवाज में तीखापन आ गया। मैंने तो सच्चे दिल से तुम्हें गिफ्ट देकर माफी मांगनी चाहिए थी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? सलीना की आंखों में अहंकार झलक रहा था। उसने हल्के से पलकें उठाईं, तो मिस पामा, ध्यान से सुन लीजिए, मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है और न ही आपके गिफ्ट की। क्या अब साफ है? जॉर्जा ने होंठ काटे, उसका चेहरा उदासी और शर्म से ढक गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने सिर झुका लिया, दिल में दबे गुस्से को रोकते हुए बोली, सलीना, ये सचमुच वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं इसे नहीं खरीदूंगी। ये कहकर उसने हार मानते हुए हार को वापस शेल्फ पर रख दिया। सलीना ने हैटी की ओर देखा, चेहरा नर्म हो गया, अभी भी गुस्सा हो? हैटी ने होंठ फुलाते हुए कहा, सलीना, ये औरत बहुत परेशान करती है, तुम्हें मुझे इसे अच्छे से पीटने देना चाहिए। सलीना हल्का सा मुस्कुराई। अगर हैटी वाकई उसे पीट सकती तो? सलीना कभी ज्यादा बातों में नहीं पड़ती। सलीना को इसमें कुछ गलत नहीं लगा। जो भी तरीका हो, जब तक वह खुद को बचा सकती है, सब ठीक है। उसने हैटी को बैठाया और कंगन देखने लगी, जल्दी नहीं है। हैटी ने भौहें चढ़ाए और गुस्से में कहा, तुमने इतना कह दिया, फिर भी वो हमारे पीछे क्यों चल रही है? सलीना ने खून सी लाल जैड का कंगन उठाया और खेलते हुए कहा, वो इतनी आसानी से मेरे साथ फिर से जुड़ने का मौका नहीं छोड़ेगी। जॉर्जा उल्मरिच यूनिवर्सिटी के चौथे साल में थी और ग्रेजुएशन के करीब थी। उसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था और उसके ग्रेड भी खास नहीं थे, इसलिए वह फिजिक्स इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं ले सकती थी। उसका भविष्य अनिश्चित था और नौकरी व शादी का दबाव उस पर था। सलीना के पास ढेरों बेहतरीन संसाधन थे और जॉर्जा जैसी लड़की के लिए ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ी सी बेइज्जती सह लेना पैसे और फायदे के लिए छोटी बात थी। खासकर जब उसने हैटी को देखा और जान लिया कि उसका रिश्ता राजधानी के रिडल परिवार से है, तो वह सलीना को आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। अगर कुछ न मिले तो भी वह सलीना से जानकारी लेकर लिया को बेच सकती थी और अच्छा खासा पैसा कमा सकती थी। इसलिए जॉर्जा तब तक सलीना से पूरी तरह नहीं टूटेगी जब तक उसके पास कोई और चारा न हो। हैटी ने सीधी शक्ल बनाकर कहा, अगर उसने तुम्हें फिर सताया तो मैं उसे जरूर पीटूंगी। सलीना ने एक जैड का कंगन उठाया और दुकानदार को लपेटने का इशारा किया, फिर हैटी के बालों को प्यार से सहलाया, तो फिर उसे अच्छे से पीटना। दुकानदार ने मानो उनकी बातचीत नहीं सुनी, मुस्कान के साथ कंगन पैक करके सलीना को दे दिया। हैटी ने कंगन अपने बैग में रखा और पूछा, सलीना, अब हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं ना? सलीना ने सिर हिलाया। हैटी ने पलकें झपकाईं और अब वह और भी उत्सुक हो गई कि नृत्य शिक्षक कौन है। लड़की ने गंभीरता से सोचना शुरू किया कि बाद में वह नृत्य शिक्षक को कैसे समझाए कि सलीना पर ज्यादा मेहनत न डाले। बात करते हुए सलीना ने हैटी का हाथ पकड़ा और जॉर्जा दोनों बहनों के पीछे पीछे चली। तीनों एक डांस ड्रेस की दुकान में दाखिल हुए। दुकानदार की आंखें चमक उठीं जब उसने बहनों को महंगे कपड़ों में देखा। तीनों लेडीज, अंदर आइए। आप किस तरह की ड्रेस लेना चाहेंगी? सलीना ने हैटी की ओर देखा। हैटी, देखो, तुम्हें कौन सी पसंद आती है?
हैटी बैग लिए इधर उधर घूमी और फिर एक सफ़ेद ड्रेस की ओर इशारा किया। क्या ये मेरे साइज में है? थोड़ा सोचकर उसने जोड़ा, और जूते भी। दुकानदार ने उसकी हाइट देखी और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ज़रूर। ज़रा रुको। कुछ देर में वह छोटा साइज लेकर आई और हैटी को देते हुए बोली, आप इसे ट्राई कर सकती हैं। हैटी ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में चली गई, जबकि सलीना दुकान में इधर उधर देखने लगी। जब उसे कुछ पसंद नहीं आया तो उसने सिर झुका लिया और सोफे पर बैठकर हैटी का इंतजार करने लगी, मोबाइल पर खेलते हुए। काफी समय से सलीना ने क्रीफिया की खबरों पर ध्यान नहीं दिया था। जब उसने वेबो स्क्रॉल किया तो उसे इंटरनेशनल सेंस कंपटीशन की कई झलकियां दिखीं। तभी उसे याद आया कि प्रतियोगिता शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम समय बचा था, और अब तक वह अपनी परफ्यूमरी स्किल्स के उस बॉटलनेक को तोड़ नहीं पाई थी। सलीना ने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन ऐसी बातें जल्दीबाजी से नहीं होती, और अचानक से नव्या को पीछे छोड़ देना बिल्कुल भी वास्तविक नहीं था। सलीना ने फिलहाल इस परेशान करने वाली बात को किनारे रख दिया। उसके पास खड़ी जॉर्जिया ने आसानी से उसके मोबाइल स्क्रीन पर खबर देख ली और धीरे से पूछ लिया, सलीना, क्या तुम इस साल के इंटरनेशनल सेंस कंपटीशन में भाग लेने वाली हो? सलीना ने उसे हल्की नज़र से देखा। मुझे आयोजक ने 3 साल के लिए सज़ा दी थी, अब 4था साल है। इसमें हिस्सा लेने में क्या दिक्कत है? जॉर्जिया उसकी ठंडी आंखों में सीधे देखने से डर गई, नज़रें हल्की झुका ली और मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें पहले से ही जीत की शुभकामनाएं देती हूँ। सलीना ने अपनी छाती पर गिरा काला बालों का एक लट उंगलियों से ठीक किया और मुस्कुराए। अगर 3 साल पहले मेरे ऊपर जजों को खरीदकर चीटिंग करने का स्कैंडल न फैला होता तो शायद मैं बहुत पहले ही जीत चुकी होती, क्या तुम्हें नहीं लगता? जॉर्जिया ने उसका ठंडा हेंग फेस देखा, चेहरा जड़ हो गया, और फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कोई बात नहीं सलीना। असल में वह सलीना को प्रोत्साहित करने वाले कुछ शब्द कहना चाहती थी, लेकिन जाने क्यों हिम्मत नहीं हुई। वह सलीना के साथ इस विषय पर और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए जितना हो सके सच्चाई से बोली, इस साल तो तुम ज़रूर चैंपियनशिप जीतोगी। सलीना ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए, ज़रूर, जब तक 3 साल पहले जैसी घटना दोबारा नहीं होती, चैंपियनशिप मेरी ही होगी। जॉर्जिया की रीढ़ तन गई, लेकिन चेहरे की मुस्कान अब भी बेमिसाल रही। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जीतोगी। सलीना ने अपनी नज़रें हटा ली और ठंडे स्वर में कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मिस पामा। सलीना ने आखिरकार विषय बदल दिया, ये देख जॉर्जिया को राहत मिली। इसी वक्त हैटी कपड़े बदलकर फिटिंग रूम से बाहर आई। सलीना ने उसकी ओर नज़र उठाए और पल भर में उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने उजाला फैल गया। हैटी डांस ड्रेस पहने हुई थी, पैरों में हाई हील्स, चौड़ा स्कर्ट बादलों की तरह परत दर परत फैला था, और पतली कमर का डिज़ाइन उसकी नाजुक काया को और निखार रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, व्यक्तित्व लाजवाब था, और वो एक खिलते फूल जैसी सुंदर लग रही थी, जिसे देखकर नज़र हटाना मुश्किल था। हैटी सलीना के पास आए। सलीना, कैसी लग रही हूँ? सलीना ने उसके कंधों पर बिखरे बाल ठीक किए और मुस्कुराकर कहा, हैटी, तुम तो खुद ही इतनी सुंदर हो कि हर चीज़ तुम पर अच्छी लगती है। हैटी के चेहरे पर दुर्लभ मुस्कान खिल गई। जॉर्जिया ने हैटी को ईर्ष्या और जलन से देखा। उसने अभी अभी इस ड्रेस का दाम देखा था, जो 20,000 से ऊपर था, और जूतों के साथ मिलाकर 40,000 - 50,000 तक जाता था। और सलीना और हैटी के लहजे से साफ लग रहा था कि उन्होंने इसे पहनने के लिए भी नहीं खरीदा। हैटी को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए जॉर्जिया ने मूर्खता से उसकी तारीफ नहीं की। सलीना ने हैटी के पहने हुए ड्रेस की स्टाइल देखते हुए उसके साथ मेल खाती एक लाल ड्रेस चुनी। फिर कार्ड स्वाइप करके बिल चुकाया और तीनों एक मिल्क टी शॉप पहुंचे। मिल्क टी ब्रेक के दौरान सलीना ने अपना मोबाइल निकालकर लूक को कॉल किया। मिस्टर जॉर्डन। सलीना ने स्पीकर ऑन किया और फ़ोन से लूक की आवाज़ साफ सुनाई दी। लेडी सलीना, क्या हुआ? तुरंत ही जॉर्जिया का ध्यान उसकी ओर चला गया। मिस्टर
जॉर्डन, ओलिम्पस ग्रुप कॉर्पोरेशन के सीईओ, फ्रीफिया के सबसे युवा और संभावनाशील अविवाहित पुरुष। जॉर्जा ने होंठ दबा लिए और मिल्क टी कप पकड़े उसकी उंगलियां कस गईं। सलीना ने मिल्क टी का स्ट्रॉ किनारे रख दिया, चम्मच उठाकर कॉफी हिलाते हुए फीके स्वर में कहा, हैटी को बाद में एक सीन की शूटिंग करनी है, मैंने लोगों से बात कर ली है, लेकिन मिस्टर पडिया वहाँ नहीं है। क्या कंपनी में कोई और डायरेक्टर है? कोई बड़ी बात नहीं, लूक ने हल्की हंसी के साथ कहा, मिस्टर पडिया और बाकी तो जा चुके हैं, लेकिन ओलिम्पस ग्रुप जितनी बड़ी कंपनी में और भी कैमरा क्रूज होते ही हैं। कितने बजे की बात है? सलीना ने दीवार पर लगी घड़ी देखी, शाम 6 बजे। लूक ने अपने असिस्टेंट से पूछकर जवाब दिया, बगल वाली टीम आज काफी जल्दी छुट्टी करने वाली है, मैं उन्हें बता देता हूँ, तुम बस हैटी को लेकर आ जाना। सलीना ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मुझे डायरेक्टर को डिनर पर बुलाना होगा? किसी भी जमाने में जब किसी से काम करवाना होता है, तो उसे डिनर पर जरूर बुलाना पड़ता है। लूक ने पूछा, लेडी सलीना, क्या आपने कभी अपने बॉयफ्रेंड को डिनर पर बुलाया है? सलीना चुप रही। उसकी चुप्पी से ही लूक को जवाब मिल गया। लेडी सलीना, अगर लड़कियों की स्कम लिस्ट होती, तो तुम जरूर उस पर होती। वो अपने पति की परवाह नहीं करती थी। सलीना ने जवाब दिया, मैं किसी और वक्त उसकी भरपाई कर दूंगी। जॉर्जा ने ये सुन लिया और उसके कानों में यह बात गूंज गई, सलीना को अपना बॉयफ्रेंड पसंद नहीं है। क्या ये हो सकता है कि उसे सचमुच किसी बूढ़े आदमी ने पाला हुआ है? जॉर्जा ने हल्का सिर झुका लिया, आंखों के नीचे छिपी भावनाएं छिपा ली, और उसका वह दुखी दिल जो सलीना की बदलती शक्ल देखकर कस गया था, अब कुछ हल्का लगने लगा। चाहे सलीना कितनी भी सुंदर और अमीर हो, तो क्या हुआ? वो अपने आदमी का नाम लेने में भी शर्माती है। लोगों की नज़र में देवी बनी रहने वाली ये लड़की असल में बस दिखावा करती है। जॉर्जा ने मन ही मन तिरस्कार भरी मुस्कान दी, लेकिन लूक की अगली बात ने उसे फिर होंठ काटने पर मजबूर कर दिया। ये खाना मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। लूक की आवाज़ थोड़ी व्यंग्य भरी लगी, लेकिन लेडी सलीना, याद रखना कि तुम मुझ पर एक डिनर की ऋणी हो। तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मुझे साथ में डिनर पर जरूर बुलाना होगा। सलीना लूक का मतलब समझ गई। उसने ऑस्वाल्डो से शादी कर ली थी और लाइसेंस ले लिया था, लेकिन अब तक उसके दोस्तों को डिनर पर नहीं बुलाया। भले ही शादी नकली थी, लेकिन रिश्ते हमेशा असली होते हैं। लूक ने उसकी बहुत मदद की थी और यह डिनर देना उसका फर्ज था। सलीना ने सिर हिलाया, ठीक है। लूक हल्का सा हंसा और साथ ही कदमों की आहट भी सुनाई दी। मुझे एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सलीना ने फीके स्वर में कहा, जरूरत नहीं, हैटी और मैं खुद आ जाएंगे। डायरेक्टर रिडल, मुझे बॉस को भी कुछ काम करने दो। लूक ने सनग्लासेस पहनते हुए मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं तुम्हें डिनर पर बुला रहा हूं, तो यह मर्दानगी नहीं होगी कि तुम्हें खुद गाड़ी चलानी पड़े। सबसे बढ़कर बगल वाले शूट में कुछ बड़े सितारे थे, जिन्हें ओलिम्पस ग्रुप का सलीना को बेइंतहा प्रमोट करना पसंद नहीं था। वे आज रात जरूर मौके का फायदा उठाकर झगड़ा करेंगे। सलीना को गुस्सा दिलाना आज रात का बेहतरीन तमाशा बनेगा। सलीना ने लूक की आवाज में छुपी शरारत को महसूस किया और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर जॉर्डन, मैं यह मानना नहीं चाहती कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन अगर सच में है, तो यकीन मानो, तुम्हारी किस्मत भी मेरे साथ खराब होगी। लूक चुप रह गया। फोन काटने के बाद सलीना ने हैटी से कहा, लूक हमें बाद में डिनर पर ले जाएगा, उसके बाद हम शूटिंग पर जाएंगे। वह सिर हिलाकर मान गई और सलीना को याद दिलाना नहीं भूली, सलीना, तुम्हें ऑस्वाल्डो को फोन करके बता देना चाहिए, वरना वह परेशान हो जाएगा। क्या वह सच में इतनी अविश्वसनीय है? सलीना ने कुछ सेकंड सोचा, फिर मोबाइल निकालकर ऑस्वाल्डो को मैसेज भेज दिया। जॉर्जा ने देखा कि फोन रखने के बाद भी सलीना के मन में उसे साथ चलने का जरा भी इरादा नहीं था, तो उसने खुद ही पहल की। सलीना, क्या मैं तुम्हें शूट करते हुए देख सकती हूँ? मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ी है, लेकिन नतीजा नहीं देखा। जिज्ञासा है और देखने की इच्छा भी।
सलीना ने उसे हल्की नज़र से देखा। जरूर, जॉर्जिया ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। दिल से, सलीना वही पुरानी सलीना है। अभी थोड़ी देर पहले उसने बिना रहम के बात की, लेकिन जरूर उसे लगा होगा कि उसने ज्यादा कह दिया और उसका दिल पिघल गया। हैटी ने ठंडी सांस भरी। उसे भले समझ नहीं आया कि सलीना इस औरत को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती है, लेकिन सलीना का हर काम सोच समझकर होता है, तो उसे चाहे नापसंद हो, फिर भी वह विरोध नहीं करेगी। इसलिए जब लूक कार से पहुंचा, तो उसने वहां 3 लोगों को देखा। उसने चश्मा उतारा, अपनी आकर्षक शक्ल दिखाई और नज़र जॉर्जिया पर डाली। ये युवती कौन है? जॉर्जिया ने हल्की मुस्कान दी। हेलो, मिस्टर जॉर्डन, मेरा नाम जॉर्जिया पामा है, मैं सलीना की दोस्त हूँ। लूक मुस्कुराया और सहजता से कार का दरवाज़ा खोला। कृपया, लेडी सलीना। जॉर्जिया पहली बार इतने उच्च स्तर की जगह आई थी और मनोरंजन जगत के इतने बड़े बड़े कलाकारों और निर्देशकों से मिली थी। भले ही उसने अपनी सूरों घमंड अहंकार छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका हैरान होना छिपा नहीं। ये है सलीना का शकल। सिर्फ इतना ही नहीं, सलीना स्पष्ट रूप से इस शकल के शीर्ष पर थी। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, वह तो सिर्फ एक दोस्त थी जिसे सलीना लेकर आई थी, फिर भी उसे वहां बैठने का मौका मिला जहां बड़े बड़े स्टॉर्स भी आसानी से जगह नहीं पाते। जॉर्जिया ने पहले कभी इतना सम्मान नहीं देखा था और उसने चुपचाप अपनी उंगलियां कस लीं। सलीना सोफे पर बैठी और सामने बैठी एक शालीन महिला को हैटी से मिलवाया। ये पेजली हैं, जिन्होंने पहले एस्ट्रेला को सिखाया था। थोड़ी देर में ये तुम्हारे साथ परफॉर्म करेंगी। हैटी ने विनम्रता से अभिवादन किया। पेजली एक इंटरनेशनल डांस मास्टर हैं और ओलंपस ग्रुप ने पहले उन्हें बहुत बड़ी रकम देकर एस्ट्रेला को सिखाने के लिए बुलाया था। एस्ट्रेला उनकी आधी अधूरी शिष्या थी, जिसे अंत में हार माननी पड़ी। पेजली ने हाथ में वाइन का गिलास लिया और हंसते हुए कहा, सबसे पहले तो, तुम मुझे हरा नहीं सकती। ये सुनकर सभी लोग जोर से हंस पड़े। एक अभिनेत्री ने मजाक में कहा, पेजली, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है सलीना ने जो नई लीड एक्ट्रेस चुनी है, वो इतनी साधारण नहीं है। अगर तुम फिर हार गईं, तो सलीना की परफेक्शनिस्ट आदत देखकर मुझे डर है कि तुम्हें इस शो में बने रहना मुश्किल होगा। पेजली ने सलीना की ओर देखा। सच? सलीना हल्के से मुस्कुराई, उसका साफ और नाजुक चेहरा अहंकार झलकाता था। अगर तुम मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, तो चाहे तुम सीनियर हो, मैं रहम नहीं करूंगी। पेजली ने रिडल बहनों की तरफ देखा, मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में तीखापन था। मुझे भी गंभीर रहना पसंद है, चिंता मत करो, मैं भी नरमी नहीं बरतूंगी। सलीना ने हैटी की ओर देखते हुए नरमी से कहा, हैटी, तुम्हें पूरी मेहनत करनी चाहिए। मुझे इस बात का डर नहीं कि तुम बेहतरीन बनोगी, डर सिर्फ इस बात का है कि तुम पर्याप्त अच्छी न बनो। चिंता मत करो, अगर तुम पेजली को भी हरा दो, तो मैं तुमसे भी बेहतर कोई और ढूंढ लूंगी। खाना खा रही हैटी ने सिर उठाया और गंभीरता से बोली, सलीना, चिंता मत करो, मैं भी नरमी नहीं बरतूंगी। सलीना को गंभीर लोग पसंद थे। जितनी गंभीर मेहनत, उतना अच्छा नतीजा। इसलिए उसने हैटी को अपने टीचर के लिए रास्ता छोड़ने का विचार पूरी तरह त्याग दिया। बाकी लोग रिडल बहनों की इस घमंडी और आत्मविश्वासी बातों पर कुछ मनोरंजन से मुस्कुरा रहे थे। पेजली 30 साल से भी ज्यादा समय से नृत्य कर रही थीं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर थीं। क्या वह वाकई एक 13 साल की लड़की से हार जाएंगी? संभव ही नहीं। खाना खाने के बाद सब लोग पहले से तय की गई जगह पर पहुंचे और कैमरा सेट करने लगे। सलीना कुर्सी पर बैठी, शान से पैर क्रॉस करके दूर झील को देख रही थी। शाम की ठंडी हवा उसके लंबे बालों को लहरा रही थी और उसके चेहरे पर थकी सी झलक थी। लूक ने बहुत पहले ही देख लिया था कि जैसे ही सलीना को फुर्सत मिलती है, उसके चेहरे पर यही थकान भरा भाव आ जाता है। कहना मुश्किल था कि क्यों, लेकिन ये किसी तरह लोगों को लगता था कि यह लड़की दुनिया से थक चुकी है। सलीना, तुम किस डांसर को चुन रही हो? मिस्टर पडिया को खबर मिली थी कि सलीना ये सीन शूट करने वाली है,
इसलिए वह आज जानबूझकर ऑफिस से जल्दी निकले, थमस उठाया और वीडियो पर दूर से देखने लगे। बाकी एक्टर्स, जिनके पास करने को कुछ नहीं था, वे भी गार्डन में कुर्सियां लेकर बैठ गए ताकि लाइव शूट देख सकें। ये सचमुच उम्मीद से ज्यादा कठिन परफॉर्मेंस होने वाली थी, खासकर वे अभिनेता जिन्होंने टोनियन टाउन में हैटी का डांस अपनी आंखों से देखा था। अगर सलीना सच में ये सीन अच्छे से शूट कर ले तो उन्हें उसके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। सलीना ने थोड़ी उठाए। पेजली, वही जिन्होंने एस्ट्रेला को सिखाया था? मिस्टर पडिया ने पूछा। सलीना को मिस्टर पडिया के चेहरे पर हल्की दिलचस्पी दिखाई दी। मिस्टर पडिया, कोई दिक्कत है? मिस्टर पडिया ने अजीब सा चेहरा बनाया। नहीं, उन्हें बहुत कम मौका मिलता था सलीना को मजाक करते देखने का, तो वह पहले से कुछ भी कहने से बचे। सलीना, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्शन की चाह ही खामी बन जाती है। सलीना ने भान उठाए। क्या यह उसके लिए चेतावनी थी? बगल में बैठे दूसरे क्रू के कुछ बड़े नाम, जिन्हें सलीना के क्रू से मिलने जुलने का मौका कम मिलता था, आज वहीं बैठकर सलीना की टीम को नज़दीक से देखने को तैयार थे। आखिर लूक उसे इतना क्यों सराहता है? मिस्टर पडिया की बात सुनकर किसी ने तुरंत पूछ लिया। मिस्टर पडिया, आपके हिसाब से क्या पेजली सलीना की छोटी सी एक्ट्रेस से कमतर हैं? मिस्टर पडिया का चेहरा अजीब था, जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन खुद को रोका और हाथ हिलाकर बोले, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर आप क्या कहना चाहते थे मिस्टर पडिया? वो अभिनेत्री पीछे नहीं हटी और मुस्कुराकर बोली, मिस पेजली की डांस दुनिया में वही हैसियत है जो डायरेक्टिंग दुनिया में आपकी। क्रू ने उन्हें इसलिए लिया क्योंकि मिस्टर जॉर्डन ने बहुत पैसे खर्च किए, इतने अच्छे संसाधन आपको दिए गए और एस्ट्रेला जैसी शिष्या भी 13 साल की बच्ची से हार गई। मुझे तो यह मजाक लग रहा है। एस्ट्रेला का मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। वह बस मुस्कुराए। सॉरी सलीना, मैंने हमारे क्रू की इज्जत गिरा दी। सलीना ने उस अभिनेत्री की ओर देखा जिसने ये कहा था। अभी थोड़ी देर पहले लूक ने उसका परिचय दिया था। वह थी टीना बर्न्स, बगल वाले ड्रामा ग्रुप की महिला मुख्य किरदार और शकल में बेहद ऊंचे दर्जे की।